नमस्कार। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर पी खंड के तत्व, यानी हम पी खंड के तत्वों का अध्ययन कर रहे थे। इस लेसन के हमारे 19 पार्ट कंप्लीट हो चुके थे और आज हमारा इस लेसन का पार्ट नंबर 20 रहेगा। और इस आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा हमारा सल्फर के ऑक्सो अम्ल, यानी अपन कहेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। तो आप लगातार मेरे साथ अंत तक बने रहिए, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। देखो, सल्फर के ऑक्सो अम्लों का अध्ययन हम इस आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सो अम्ल कहते किसे हैं। ऑक्सो अम्ल की चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी की थी कि ऑक्सो अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनमें कोई तत्व या परमाणु ऑक्सीजन से द्विबंध के द्वारा जुड़ा होता है और वही तत्व या परमाणु किसी OH समूह के द्वारा जुड़ा होता है। जैसे अपन यहाँ पर सल्फर की बात करते हैं, हम पढ़ रहे हैं सल्फर के ऑक्सो अम्ल। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सल्फर एक तो डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा और एक OH समूह के द्वारा। तो ये स्थिति है, उन अम्लों को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सो अम्ल। इस बात का आपको पता होना चाहिए। अब देखो, हम यहाँ पे एक तो पढ़ेंगे सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था, सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था, यानी ऑक्सो अम्ल में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था किस प्रकार ज्ञात करते हैं। और एक अपन देखेंगे क्षारकता। तो सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था हम किस प्रकार निकालते हैं। देखो, यदि सल्फर से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है तो इस सल्फर पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था उत्पन्न होती है, और यदि सल्फर से ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है तो +1 ऑक्सीकरण अवस्था उत्पन्न होती है। बस इस बात का अगर आपको पता है तो आप ऑक्सो अम्लों में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कर लोगे। क्षारकता की बात करें तो क्षारकता के लिए आपको OH समूह देखना है कि ऑक्सो अम्ल में यदि एक OH समूह है तो उसकी क्षारकता 1 होगी, यदि 2 OH समूह है तो उसकी क्षारकता 2 होगी। यानी कितने OH उसमें प्रेजेंट हैं, OH समूह की संख्या अगर आपको पता है तो आप उसकी क्षारकता आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो इन दो बातों का आपको पता होना चाहिए, एक तो सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कैसे ज्ञात करते हैं और एक ऑक्सो अम्ल की क्षारकता किस प्रकार ज्ञात करते हैं। और ऑक्सो अम्ल मैंने क्या बताया कि वे अम्ल जिनमें कोई परमाणु ऑक्सीजन के साथ द्विबंध के द्वारा जुड़ा होता है और यही परमाणु OH समूह के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, तो उन अम्लों को हम ऑक्सो अम्ल कहते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई है। अब हम सल्फर के कुछ महत्वपूर्ण ऑक्सो अम्लों की संरचना देखेंगे, उनकी क्षारकता देखेंगे और उनमें सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था का निर्धारण करेंगे। तो देखो, मैं इन सबको हटा रहा हूँ और अब हम एक टेबल सी बनाएंगे, उसकी सहायता से हम सल्फर के ऑक्सो अम्लों का अध्ययन करेंगे। देखो, यहाँ पर तो अपन लिखेंगे ऑक्सो अम्ल का नाम, ऑक्सो अम्ल का नाम, फिर ऑक्सो अम्ल का सूत्र, फिर संरचना और फिर सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था। क्या कहेंगे, सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था। और फिर अपन देखेंगे क्षारकता, ऑक्सो अम्ल की क्षारकता कितनी होती है। क्या बताया मैंने, यहाँ पर तो अपन क्या लिखेंगे, ऑक्सो अम्ल का नाम, यहाँ पे सूत्र, यहाँ पर ऑक्सो अम्ल की संरचना और यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था।
तो देखो सल्फर का पहला ऑक्सो अम्ल ले रहा हूं मैं, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस एसिड। सूत्र होता है इसका H2SO3। क्या बताया मैंने? पहला सल्फर का ऑक्सो अम्ल कौन सा लिया है मैंने? सल्फ्यूरस एसिड। सूत्र है H2SO3। अब देखो संरचना बनाएंगे तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि एक तो सल्फर ऑक्सीजन के द्वारा डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है और एक OH। अब देख लो आप H2, एक तो H आ गया, सल्फर एक है, सल्फर एक आ गया, O3 में से 2 O आ गई, यानी एक तो O बचा हुआ है एक H, तो ये लो OH। ये क्या हो गई? ये हो गई सल्फ्यूरस एसिड की संरचना। अब बात करते हैं इस ऑक्सो अम्ल में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था। अभी मैंने क्या बताया आपको देखना क्या, देखो ये ऑक्सीजन इस सल्फर के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था इस डबल बॉन्ड के कारण उत्पन्न हो गई। यहाँ पर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के द्वारा और ये भी सिंगल बॉन्ड के द्वारा, यानी +1 और +2 कितनी होगी? +4। अपन कहेंगे इस ऑक्सो अम्ल में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था +4 है। अब बात करते हैं क्षारकता की। क्या बताया मैंने आपको? सिर्फ OH समूह देखने, 2 OH समूह हैं, यानी ये ऑक्सो अम्ल 2H+ दे सकता है। बात सीधी सी ये है, तो 2H समूह है, इसका मतलब इसकी क्षारकता कितनी हुई? 2। तो ये हमारा सल्फर का पहला ऑक्सो अम्ल हो गया सल्फ्यूरस एसिड। लेते हैं हम दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड। देखो इसका सूत्र होता है H2SO4, यानी इसमें तो ऑक्सीजन 3 है और इसमें ऑक्सीजन 4 है। बात सीधी सी है। अगर इसकी संरचना बनाए अपन तो देखो डबल बॉन्ड O और OH। अब देखो H2 एक H आ गया, सल्फर एक आ गया, ऑक्सीजन 2 आ गई, यानी 2 तो बचे हुए हैं ऑक्सीजन और एक बचा हुआ है H। तो ये लो OH और डबल बॉन्ड O। देख सकते हो आप H2S और O4, 1 2 3 4। तो ये हो गई हमारी सल्फ्यूरिक एसिड की संरचना। अब बात करते हैं सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था। देखो +2 तो इस द्विबंध की वजह से, +2 इस द्विबंध की वजह से, यानी +2 +2 +4 और +1 इसकी वजह से और +1 इसकी वजह से, यानी टोटल ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी सल्फर की? देखो +2 +2 +4 +5 और +6, यानी यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था, यानी इस ऑक्सो अम्ल में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था +6 है। बात करते हैं क्षारकता की। देखो कितने OH समूह हैं? 2, तो क्षारकता कितनी होगी? 2। एकदम सिंपल है, रटने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपको संरचना का पता होना चाहिए। लेते हैं हम तीसरा ऑक्सो अम्ल। तीसरा है हमारा थायोसल्फ्यूरिक। क्या कहेंगे? थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो इसका सूत्र क्या है? देखो इसका सूत्र है, पहले मैं सूत्र लिख रहा हूँ, H2S2 और O3, यानी एक ऑक्सीजन को कम कर दिया और उसके स्थान पर एक सल्फर को बढ़ा दिया, तो H2S2O3। अब देखो संरचना कैसी होगी इसकी। मैं इस ऑक्सीजन को हटा दूं और यहाँ पे क्या लगा दूं? सल्फर, फिर OH और डबल बॉन्ड O। देख सकते हो आप H2 2 तो H, S2 2S और O3 1 2 3, यानी ये संरचना हो गई H2S2O3 की। अब देखो इसमें 2 सल्फर आ गए। अब हमें दोनों सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी है। पहले मैं केंद्र वाले की बात कर लूँ,
केंद्र पर सल्फर है, देखो केंद्र पर ये है, देखो इस सल्फर सल्फर के मध्य जो बंध है, सल्फर सल्फर के मध्य जो बंध है, इसकी वजह से कोई ऑक्सीजन अवस्था उत्पन्न नहीं होती है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। फिर डबल बॉन्ड हो यानी +2 +3 और +4 यानी +1 तो इसकी वजह से, +1 इसकी वजह से और +2 इसकी वजह से, यानी केंद्र वाला जो सल्फर है उसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी हुई, +2 +3 +4 यानी +4। अब बात करते हैं परिधि पर, परिधि पर सल्फर। अभी मैंने क्या बताया कि इस सल्फर सल्फर के मध्य जो बंध है उसकी वजह से कोई ऑक्सीजन अवस्था उत्पन्न नहीं होती, इसका मतलब इसकी ऑक्सीजन अवस्था क्या है, 0। अब बात करते हैं क्षारकता। देखो कितने OH हैं, 2 OH, तो क्षारकता कितनी हो गई, 2। ये हमारा तीसरा ऑक्सो अम्ल हो गया सल्फर का। लेते हैं नेक्स्ट पायरो, क्या कहेंगे, पायरो सल्फ्यूरिक, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो पायरो का मतलब होता है गर्म करना, और गर्म किसको करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को। सल्फ्यूरिक एसिड ये रहा, देखो मैं इसके 2 अणु ले रहा हूं, पहले आप समझना, मैं सल्फ्यूरिक एसिड के 2 अणु ले रहा हूं, OH डबल बॉन्ड O प्लस ये रहा दूसरा अणु S डबल बॉन्ड O, फिर OH और ये OH। देखो मैंने 2 सल्फ्यूरिक अम्ल के अणु ले लिए, ये भी क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल और ये भी क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको पायरो यानी इसको गर्म करेंगे, गर्म करूँगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, इसका तो OH और इसका H, यानी अपन कह सकते हैं इसको हमने गर्म किया तो -H2O, एक जल का अणु निकल गया, और ये दोनों सल्फर इस ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ गए। यानी देखो इसकी संरचना कैसी बनेगी, SO2 डबल बॉन्ड O, और ये सल्फर भी इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। फिर इधर क्या है, डबल बॉन्ड O, एक क्या लगा हुआ है OH। इसकी बात करूं तो इसके भी एक तो क्या लगा हुआ डबल बॉन्ड O और एक OH। ये लो, ये संरचना होगी किसकी, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड की। अब देखो, अब हम इसका सूत्र लिख सकते हैं आराम से। S कितने हैं, 2, तो H2, S कितने सल्फर 2, तो H2S2। अब ऑक्सीजन कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी H2S2O7। ये क्या हो गया, ये हमारा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र हो गया। बात करते हैं सल्फर की ऑक्सीजन अवस्था, पहले इसकी देखते हैं। देखो डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यानी +2 +2 +4, इसकी वजह से +5 और इसकी वजह से +6, और यही कहानी इसकी है। देखो +2 +2 +2 +2 +4 +5 और +6, यानी अपन कह सकते हैं कि दोनों सल्फर की ऑक्सीजन अवस्था कितनी है, +6। और बात करते हैं क्षारकता की, तो एक OH यहाँ पर है, एक OH यहाँ पर है, यानी इसकी क्षारकता 2 हो गई। तो ये हो गई हमारे सल्फर के 4 ऑक्सो अम्ल। पहला कौन सा लिया मैंने, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, संरचना ये रही, सल्फर की ऑक्सीजन अवस्था +4, क्षारकता 2। दूसरा हमने लिया सल्फ्यूरिक एसिड, सूत्र होता है H2SO4, संरचना ये रही, सल्फर की ऑक्सीजन अवस्था +6, क्षारकता 2। फिर हमने लिया थायो सल्फ्यूरिक एसिड H2S2O3, ये इसकी संरचना, और इसमें केंद्र वाला जो सल्फर है उसकी ऑक्सीजन अवस्था तो +4 है, और जो परिधि यानी ऊपर की तरफ जो सल्फर है उसकी ऑक्सीजन अवस्था 0 है, क्षारकता 2 है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 OH समूह उपस्थित हैं। फिर हमने लिया पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, सूत्र क्या होता है H2S2O7, ये इसकी संरचना रही। दोनों सल्फर की ऑक्सीजन अवस्था +6, क्षारकता 2, एक OH यहाँ पर है, एक OH यहाँ पर। अब देखो इस पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का एक नाम और है, तो वो भी आप
यहाँ पर लिख लो आगे, इसको ओलियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलियम। इस नाम को भी आप ध्यान में रखोगे, ओलियम। ठीक है ना। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को हम ओलियम भी कहते हैं, H2S2O7 ओलियम। इस नाम को भी आप ध्यान में रखोगे। कई बार ये नाम प्रयुक्त होता है ओलियम की उपस्थिति में, ओलियम से अभिक्रिया करवाने पर। तो ओलियम किसको कहते हैं? H2S2O7। अब हम नेक्स्ट ऑक्सोमल देखते हैं। देखो अब हमारा नेक्स्ट ऑक्सोमल है 5 नंबर। हम लेंगे परोक्सो, क्या कहेंगे? परोक्सो मोनो सल्फ्यूरिक अम्ल। परोक्सो मोनो सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो सबसे पहले इसका सूत्र देखते हैं। इसका सूत्र होता है H2SO5। देखो परोक्सो है, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन के मध्य क्या आएगा? एकल बंध। बस इस बात को आप ध्यान में रखो भाई, परोक्सो आ गया, इसका मतलब इसमें परोक्सो बंध उपस्थित है। अब देखो किस प्रकार से है, S डबल बॉन्ड O OH ऑक्सीजन, और ये रहा हमारा परोक्सो बंध, और यहाँ पर है H। अब देख सकते हो आप H2 दो तो H, सल्फर एक है, और O5 देखो 1 2 3 4 और 5, ये होती है इसकी संरचना। बात करते हैं सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था। देखो द्विबंध की वजह से +2, इस द्विबंध की वजह से +2, इस एकल बंध की वजह से +1, और इसकी वजह से +1, तो +2 +2 +4 और +5 और +6, यानी क्या कहेंगे? यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था +6 है। अब बात करते हैं क्षारकता। क्षारकता कितने OH हैं? देखो एक OH तो इधर और एक OH इधर, यानी क्या कहेंगे? अपन कहेंगे इसकी क्षारकता 2 है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑक्सोअम्ल। नेक्स्ट ऑक्सोअम्ल आएगा हमारा परोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। परोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। देखो पहले हम सूत्र लिखते हैं इसका सूत्र होता है H2S2O8, और अब बनाते हैं इसकी संरचना। देखो परोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, देखो S डबल बॉन्ड O, ये रहा हमारा परोक्सो, फिर S डबल बॉन्ड O OH और डबल बॉन्ड O। अब देखो आप H2 दो तो H, S2 2 सल्फर, और O8 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये रहा हमारा परोक्सो बंध। तो ये तो हो गई हमारी परोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड की संरचना। परोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड की संरचना। अब देखो सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं। देखो +2 +2 +4 +5 और +6, यही कहानी इसकी है। +2 +2 +4 +5 और +6, यानी यहाँ पर क्या कहेंगे कि दोनों सल्फर के परमाणु +6 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित हैं। क्षारकता की बात करें तो 2 OH, इसका मतलब क्षारकता 2। देखो इस परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल को कैरो अम्ल भी कहते हैं, तो ये नाम भी आप याद रखोगे। यहाँ लिख रहा हूँ मैं कैरो अम्ल, कैरो अम्ल। कई बार पूछा जा चुका है कैरो अम्ल का सूत्र क्या होता है, या कैरो अम्ल की संरचना। तो H2SO5 को ही क्या कहते हैं? कैरो अम्ल। अब हम लेते हैं नेक्स्ट हमारा रहेगा
डाईथायोनस, क्या कहेंगे, डाईथायोनस एसिड। और सूत्र क्या होता है, H2S2O4। देखो इसमें सल्फर सल्फर बंध उपस्थित रहेगा, इस बात को आप ध्यान में रखोगे, सल्फर सल्फर बंध उपस्थित रहता है। डाईथायोनस एसिड, सूत्र मैंने क्या बताया, H2S2O4। देखो ये तो रहा सल्फर डबल बॉन्ड O, ये सल्फर डबल बॉन्ड O और OH और OH। देख सकते हो आप, H2 दो तो H, S2 दो सल्फर और O4 1 2 3 4। और ये रहा हमारा सल्फर सल्फर बंध। बात करते हैं सल्फर की ऑक्सीजन अवस्था, देखो कितनी है। इस सल्फर सल्फर बंध की वजह से कोई ऑक्सीजन अवस्था उत्पन्न नहीं होती है, तो फिर +2 और +1 यानी +3, इसकी भी +2 और +1 यानी क्या कहेंगे, यहाँ पर दोनों सल्फर परमाणुओं की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। क्षारकता की बात करें तो एक OH ये रहा, एक OH ये रहा, यानी इसकी क्षारकता कितनी है, 2। तो ये हो गया हमारा डाईथायोनस अम्ल। बात करते हैं नेक्स्ट, डाईथायोनिक, क्या कहेंगे, डाईथायोनिक एसिड। देखो सूत्र होता है इसका H2S2O6। क्या बताया मैंने, H2S2O6। अब बनाते हैं इसकी संरचना। देखो इसमें भी क्या रहेगा, सल्फर सल्फर बंध उपस्थित रहेगा, इस बात को आप ध्यान में रखोगे। कैसे, देखो डबल बॉन्ड O S, डबल बॉन्ड O OH, डबल बॉन्ड O, ये OH और डबल बॉन्ड O। देख सकते हो आप, H2 दो तो H, S2 दो सल्फर, O6 1 2 3 4 5 और 6। बात करते हैं सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था। इस सल्फर सल्फर बंध की वजह से कोई ऑक्सीकरण अवस्था उत्पन्न नहीं होती है। तो देखो द्विबंध की वजह से +2, ये है ऑक्सीजन और सल्फर के मध्य एकल बंध, तो +1 यानी +2 +1 +3 और +2 यानी +5। और यही कहानी इसकी है, यानी यहाँ पर सल्फर +5 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। क्षारकता की बात करें तो 2 OH समूह, इसका मतलब इसकी क्षारकता 2 गई। लेते हैं नेक्स्ट, पॉलीथायोनिक, क्या कहेंगे, पॉलीथायोनिक एसिड। और देखो इसका सूत्र क्या है, ध्यान से समझना आप, इसका सूत्र होता है H2SnO6। अब देखो ये जो N है, इस N का मान 2 से लेकर 10 तक हो सकता है। और इसकी संरचना को हम किस प्रकार लिखेंगे, देखो S डबल बॉन्ड O S, यहाँ पर मैं लगा दूँ होल N, फिर S डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O, इधर OH और डबल बॉन्ड O। देख सकते हो आप, H2 दो तो हाइड्रोजन, SN ये रहा SN, यानी N का मान यहाँ पर 2 से 10 तक हो सकता है। O6 है 1 2 3 4 5 6। सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो देखो इस बंध की वजह से कोई ऑक्सीकरण अवस्था उत्पन्न नहीं होती है, तो +2 +4 और +1 ये, और ये कहानी इसकी है, +2 और +1 यानी दोनों सल्फर ये +5 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित होते हैं। क्षारकता की बात करें तो एक OH ये रहा, एक OH ये रहा, यानी इसकी क्षारकता देखो, ये क्षारकता यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऑक्सीकरण अवस्था, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +5। और अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्षारकता इसकी 2, ये ऑक्सीकरण अवस्था है। तो ये हो गए हमारे सल्फर के ऑक्सो अम्ल। महत्वपूर्ण हमने सल्फर के ऑक्सो अम्ल देखे,
उनकी संरचना देखिए, उनमें सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था देखिए और क्षारकता देखिए। अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया कि H2S2O7 को हम क्या कहते हैं, ओलियम। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको मैं अब बता रहा हूँ जिनको आप ध्यान से समझेंगे। H2S2O7 को हमने क्या कहा, ओलियम। थोड़ी सी हम इस ओलियम की चर्चा करते हैं। देखो H2S2 और O7 इसको हम क्या कहते हैं, ओलियम। ओलियम। देखो वास्तव में ओलियम है क्या, मैं आपको बताऊं। हकीकत में ये ओलियम क्या है, H2SO4 प्लस SO3। देख सकते हो आप, H2S2 ये मिलकर S2 बना लेंगे और O7 हो जाएगा, क्योंकि O4 यहाँ पे O3, यानी अपन कह सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड को सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में प्रवाहित करने पर हमें ओलियम प्राप्त होता है। अब देखो इस ओलियम का जब हम क्या करवाएंगे, तनुकरण H2S2O7, यानी हम इसका क्या करवाएं, तनुकरण। तो हमें सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। देख सकते हो आप, देखो ये है ओलियम, क्या है, ओलियम। और इसमें हमने जल मिलाकर क्या किया, इसका तनुकरण, तो हमें सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। एक तो बात यह है। दूसरी बात देखो, हमने क्या पढ़ा है, सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ा है हमने, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, इसे हम क्या कहते हैं, किंग ऑफ एसिड। किंग ऑफ एसिड यानी अम्लों का राजा। क्या कहते हैं, अम्लों का राजा। किसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। अब देखो अम्लों का राजा तो पता हो गया आपको कि अम्लों का राजा तो हम H2SO4 को कहते हैं, लेकिन एक अम्ल राज होता है। क्या होता है, अम्ल राज। ये क्या होता है, देखो ये दो अम्लों का मिश्रण होता है। और दो अम्ल कौन से होते हैं, HNO3 प्लस HCl। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैं बता रहा हूँ, अम्ल राज किसे कहते हैं, HNO3 प्लस HCl यानी नाइट्रिक अम्ल व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो मिश्रण होता है उसको हम क्या कहते हैं, अम्ल राज। लेकिन इसका जो मिश्रण है वो एक निश्चित अनुपात में होता है, वो अनुपात होता है 1:3। यानी अपन कह सकते हैं कि 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का और 3 भाग HCl अम्ल के इसमें उपस्थित होते हैं। और ये मिलकर इतने प्रबल हो जाते हैं, यानी अपन कह सकते हैं कि इतना प्रबल अम्ल, यानी इनकी प्रबलता इतनी बढ़ जाती है कि इस अम्ल राज में जो सोना होता है, सोना भी घुल जाता है। सोना भी घुल जाता है। क्यों, क्योंकि 1 भाग तो है नाइट्रिक अम्ल का और 3 भाग किसके, HCl के। 1:3 में ये उपस्थित रहते हैं। इसको हमने क्या कहा, अम्ल राज या एक्वा रेजिया। इस नाम को भी आप ध्यान में रखोगे, एक्वा रेजिया भी इसे कहते हैं। एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया। तो यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। स्टार लगा के आप इस बात को नोट कर लेना। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम किंग ऑफ एसिड कहते हैं, अम्लों का राजा।
अम्लराज किसे कहते हैं, यानी अम्लराज या एक्वारेजिया HNO3 प्लस HCl, यानी 1:3 में HNO3 व HCl अम्ल उपस्थित होते हैं, तो उस मिश्रण को हम क्या कहेंगे, अम्लराज। इस अम्लराज की प्रबलता इतनी होती है कि इसमें सोना भी घुल जाता है। तो इस आज के वीडियो में हमने सल्फर के ऑक्सो अम्लों का डिटेल से अध्ययन कर लिया, यानी अपन कह सकते हैं कि हमारा जो सल्फर के ऑक्सो अम्ल ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो इस आज के वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।